हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आज आपके साथ वार्तालाप करने वाला हूँ, इन्वेस्टमेंट कितने तरीके का होता है। जनरली इन्वेस्टमेंट बहुत तरीके का होता है। जो आप लोग बैंक में जो जमा करते हैं जो आपका पूँजी, तो एफडी के रूप में भी करते हैं ना, तो एफडी को भी एक इन्वेस्टमेंट बोला जा सकता है। उसके साथ साथ होता है कमोडिटी में भी इंस्ट्रूमेंट है, कमोडिटी में इंस्ट्रूमेंट में भी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। गोल्ड जो होता है ना, गोल्ड, सिल्वर, ब्रेंड और क्रूड ऑयल, इसमें भी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। उसके साथ साथ होता है रियल एस्टेट में भी हो सकता है इन्वेस्टमेंट, और आपका इक्विटी मार्केट में भी इन्वेस्टमेंट होता है, करेंसी मार्केट में भी इन्वेस्टमेंट हो सकता है, या आपका एलआईसी है उसमें भी एक इन्वेस्टमेंट होता है, या पीपीएफ फंड है, पब्लिक प्रोविडेंट फंड, वो भी एक इन्वेस्टमेंट होता है। तो जनरली बहुत सारा प्रकार का इन्वेस्टमेंट होता है। तो मैं आपको बोलूँगा जो आपको सही लगे, आपको जो इनकम है ना उसके ऊपर ही आप इन्वेस्टमेंट करें। मान लीजिए आपको रियल एस्टेट में करना है तो रियल एस्टेट में कर सकते हैं, इक्विटी में करना है तो इक्विटी में कर सकते हैं, लेकिन इसके सबसे बड़ी वजह है आपको जानकारी लेना पड़ेगा कौन सा चीज़ में इन्वेस्टमेंट आपको करना है। जो जिधर ही इन्वेस्टमेंट करे, देखिए लो रिटर्न जिधर है तो इन्वेस्टमेंट में रिस्क फ्री होता है। मान लीजिए बैंक का जो एफडी होता है उधर आपका लो रिटर्न होता है, ठीक है, लो रिटर्न होता है, तो उधर लो चांसेस क्या है, प्रोबेबिलिटी रिस्क भी कम होता है। जिधर आपको लो होगा रिटर्न उधर ही आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। आपको रिस्क कम लेना है तो आप थोड़ी बहुत रिस्क लेना चाहते हैं तो आप म्यूचुअल फंड में भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड क्या होता है? म्यूचुअल फंड, मान लीजिए हमारे देश में बहुत सारा म्यूचुअल फंड है। जैसे मान लीजिए एचडीएफसी बैंक का एक म्यूचुअल फंड होता है, एसबीआई में भी म्यूचुअल फंड होता है, या फॉरेन कंट्री का भी म्यूचुअल फंड है, जैसे ब्लैक रॉक है, मॉर्गन स्टैनली है। बहुत सारा ऐसे कंपनी होता है जिसके अंदर जो फंड मैनेजर होता है वो फंड मैनेजर क्या करते हैं, आपको पैसा का मैनेज करते हैं। आपको कुछ नहीं करना होता है, आपको सिर्फ पैसा देना होता है। आपका ऊपर मतलब फंड मैनेजर आपको ऑप्शन देता है कौन से फंड में आप इंटरेस्ट है। आपको वो भी जानकारी, मतलब आपको जानकारी नहीं कौन सा फंड अच्छा है नहीं है, आप फंड मैनेजर के ऊपर डिसीजन छोड़ सकते हैं। उसके लिए आपको चार्जेस भी देना होता है म्यूचुअल फंड के लिए। तो ऐसे बहुत तरीका इन्वेस्टमेंट हो गए। कौन सा इन्वेस्टमेंट में रिकमेंडेशन नहीं है, आपका रिस्क जितना लेना है, आप रिस्क ज़्यादा ले सकते हैं तो इक्विटी मार्केट में आइए, नहीं तो आप एफडी कर सकते हैं या एलआईसी कर सकते हैं, पीपीएफ पब्लिक प्रोविडेंट फंड में उसमें भी कर सकते हैं। लेकिन आपका रिस्क थोड़ा ज़्यादा लेना है, रिटर्न ज़्यादा चाहिए, तो इक्विटी मार्केट बेस्ट ऑप्शन है। इक्विटी मार्केट में क्या होता है, आपको जो शेयर खरीदना है वो शेयर खरीदने के लिए आपको बहुत तरह का आपको मेजर्स, मतलब आपको देखना होता है। पर फंडामेंटल होता है, टेक्निकल चीज़ होता है। फंडामेंटल क्या चीज़ होता है? फंडामेंटल एक स्कूल थॉट्स है, फंडामेंटल ऑफ स्कूल ऑफ थॉट्स है। फंडामेंटली क्या होता है, बहुत सारा जो कंपनी है, कौन सा कंपनी अच्छा है। मान लीजिए बीएससी और सेंसेक्स, मतलब बीएससी में सेंसेक्स है, सेंसेक्स में 30 कंपनी है। 30 कंपनी क्या होता है, सालाना जिसका रिटर्न अच्छा होता है, परफॉर्मेंस ठीक है, और उसका वैल्यूएशन भी अच्छा है, और उसका मार्केट कैपिटलाइजेशन ठीक है, और कंपनी का जो ओवरऑल ग्रोथ है वो भी ठीक है फंडामेंटली। तो वो बीएससी में जो 30 कंपनी होता है उसको ट्रेड होता है। और निफ्टी 50 होता है, एनएससी में 50 जो अच्छा कंपनी है इंडिया में, तो वो 50 कंपनी के अंदर जो फंड, मतलब बैलेंस शीट जिसका अच्छा होता है, जो प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट, और जिसका ग्रोथ, कंपनी का ग्रोथ, और कंपनी जो डिविडेंड देता है या नहीं देता है, या जो शेयर होल्डर है उनका रिटर्न दे रहा है क्या नहीं दे रहा है, या परफॉर्मेंस क्या है। तो आपको कंपनी चुनने के लिए भी बहुत सारा चीज़ आपको देखना पड़ता है। कंपनी चुनने के लिए क्या क्या देखना पड़ता है, एक आप फंडामेंटल देख सकते हैं, एक टेक्निकल चीज़ देख सकते हैं, या दूसरा आप मिला के, मतलब फंडा हो गई, टेक्निकल भी हो गई, मतलब आप फंडामेंटल भी देख रहे हैं, टेक्निकल भी देख रहे हैं, दोनों चीज़ मिला के भी आप बाई कर सकते हैं। फंडामेंटल चीज़ देखने के लिए आपको क्या क्या देखना पड़ता है, आपको बहुत सारा चीज़ आपको जानना पड़ेगा। क्या क्या देखना पड़ेगा, आप टेक्निकल भी, मतलब मान लीजिए मैं फंडामेंटलिस्ट नहीं हूँ, मैं सिर्फ क्या करता हूँ, टेक्निकल चार्ट देख के स्टॉक को भाव, मतलब प्राइस अप डाउन जो होता है उसको देख के मैं डिसाइड करता हूँ कौन सा स्टॉक ठीक है, कौन सा स्टॉक ठीक नहीं है। लेकिन मैं क्या करता हूँ, मैं थोड़ी बहुत फंडामेंटल भी देखता हूँ, क्योंकि फंडामेंटल ना देख के मुझे पता नहीं चलेगा जो स्टॉक कौन सी अच्छा है। मान लीजिए कंपनी का कोई कंपनी का सेल्स अच्छा है, मतलब क्वार्टर ऑन क्वार्टर उसका सेल्स बढ़ रहा है, ग्रोथ कितना हो रहा है कंपनी का,
कंपनी का मैनेजमेंट कैसा है, ठीक है, और कंपनी का प्रोडक्ट क्या है, कंपनी का कॉम्पिटिटर कौन है, और कंपनी का जो मार्केट में कितना दिन तक काम कर रहा है, और उसके हिसाब से उसका नेट प्रॉफिट क्वार्टर ऑन क्वार्टर कितना मिल रहा है, एनुअली कितना मिल रहा है, और लास्ट परफॉर्मेंस कितना दिया है, कंपनी डिविडेंड देता है क्या नहीं देता है, बहुत सारा कुछ देखना पड़ता है। डिविडेंड देता है तो कितना देता है, क्वार्टरली देता है, हाफ ईयरली देता है, एनुअली देता है, कैसे देता है, तो ऐसा बहुत सारा कुछ देखना पड़ता है। और टेक्निकल में क्या होता है, उतना बहुत सारा कुछ ना देख के भी आप स्टॉक का प्राइस देख के आप सिर्फ डिसीजन ले सकते हैं। लेकिन टेक्निकल जो लोग होता है वो भी फंडामेंटल को फॉलो करते हैं थोड़ी बहुत, और जो फंडामेंटल लोग हैं वो भी टेक्निकल लोगों को फॉलो करता है थोड़ी बहुत। तो ऐसे इन्वेस्टमेंट करते, तो आपका चॉइस है कौन सा इन्वेस्टमेंट सही है या नहीं है, आपको डिसीजन लेना है। लेकिन मुझे मानना है आपको रिस्क थोड़ा ज़्यादा ज़्यादा आपको कैपेबिलिटी है तो आप इक्विटी मार्केट में आइए, नहीं तो आप LIC या PPF या गवर्नमेंट डेट फंड है या आपको जो FD है उसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, ये आपके ऊपर निर्भर हो सकता है। और जो बोलूँगा, मान लीजिए आपको इक्विटी मार्केट कौन सा स्टॉक आपको फ़ायदा देगा, मान लीजिए बहुत सारे स्टॉक तो है, कौन सा स्टॉक फ़ायदा देगा वो आपको पता कैसे चलेगा। पता करने के लिए देखिए बहुत सारा आपको तो मैंने बोला है अभी, लेकिन एक दिन में आपको पता नहीं चलेगा। इसके लिए क्या होगा, उस स्टॉक को आपको फॉलो करना पड़ेगा, आपको बहुत सारा इन्फॉर्मेशन। और मान लीजिए मान लीजिए कोई स्टॉक आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, मान लीजिए फार्मा सेक्टर क्या हुआ है, फार्मा सेक्टर में कुछ सालों से परफॉर्मेंस अच्छा नहीं कर रहा है, तो आप फार्मा का कोई स्टॉक आप इन्वेस्टमेंट में कर दिए, लेकिन उसका फंडामेंटल भी बहुत अच्छा है, लेकिन उसका मतलब लास्ट कुछ सालों से रिटर्न ज़्यादा नहीं दिया, तो आपका इन्वेस्टमेंट क्या होगा, ज़्यादा कुछ मिलेगा नहीं मिलेगा। तो आपको चुनने के लिए क्या करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कौन सा सेक्टर परफॉर्मेंस कर रहा है, उस सेक्टर में कौन सा कंपनी टॉप में बैठा है, उसका प्रोडक्ट चलता है या नहीं चलता है, कंपनी का मैनेजमेंट ठीक है नहीं है, बहुत सारा कुछ देखते हैं। और उसके साथ साथ टेक्निकल भी देखना पड़ता है, जो कंपनी का कुछ मिस प्राइसिंग कुछ हो रहा है क्या, मतलब स्टॉक के कुछ मिस प्राइसिंग मतलब होता है बायर और सेलर कुछ मिस प्राइस करके भी ऊपर ले सकता है, ऐसे बहुत सारा कुछ होता है। तो आपको देखना पड़ेगा, एक दिन का खेल नहीं है, इस खेल में बहुत सारा कुछ जानकारी लेना पड़ता है, आपको धैर्य रखना पड़ता है, तब जाके आपको फ़ायदा मिलता है, ठीक है। ऐसे ही मान लीजिए आप कोई बिज़नेस करना चाहता है, एक बिज़नेस इन्वेस्टमेंट एक तरीका का बिज़नेस ही होता है, तो आपको जानना पड़ेगा इन डिटेल। और आप जो शेयर खरीदते हैं, तो उसको शेयर खरीदने के लिए आपको डीमैट अकाउंट भी करना पड़ता है। डीमैट अकाउंट करने के लिए मैं एलाइस ब्लू का सब ब्रोकर हूँ, आप मुझे संपर्क कर सकते हैं, मेरे नंबर में डिस्क्रिप्शन में ईमेल ID दे दूँगा और एक लिंक भी दे दूँगा, ठीक है। आप मुझे फ़ोन कर सकते हैं, कोई भी आपको ज़रूरत हो या आपको लगे, जो आपको मेरे साथ संपर्क कर सकते हैं, तो मैं आपको कुछ बोल सकता हूँ कैसे आप डीमैट अकाउंट खोल सकते हैं। डीमैट अकाउंट खोलने के क्या क्या लगता है, पैन कार्ड लगता है, आधार कार्ड लगता है, फ़ोटो लगता है, सिग्नेचर लगता है, बैंक का आपको अकाउंट का 6 मंथ स्टेटमेंट चाहिए, ऐसे डॉक्यूमेंट चाहिए। तो मैं आपको बोल दूंगा, आपको फ़ोन करेंगे तो ज़रूर बोल दूंगा क्या क्या चाहिए नहीं चाहिए, ठीक है। तो डीमैट अकाउंट जो होता है उसमें आपको शेयर रहता है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करने के लिए आपका शेयर किधर रहता है, डीमैट अकाउंट में रहता है। डीमैट अकाउंट जो होता है वो आपको क्या है, CDSL और NSDL एक संस्था होता है, दो संस्था है, CDSL और NSDL। CDSL का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल डिपोजिटरी सिक्योरिटीज़ लिमिटेड, या और NSDL होता है नेशनल डिपोजिटरी सिक्योरिटीज़ लिमिटेड। तो ये दोनों का काम क्या है, जो आपका जो शेयर्स आप रख रहे हैं ना, तो इधर जमा होता है। बैंक का जो सेविंग्स अकाउंट होता है, आपका खाता होता है, ऐसे ही खाता मान लीजिए CDSL NSDL और NSDL होता है, इधर आपका खाता है, इस खाते में आपका शेयर्स जमा होता है, ठीक है, वो ब्रोकर के थ्रू। जैसे मेरा ब्रोकर है एलाइस ब्लू, मैं उनका सब ब्रोकर हूँ, ठीक है, ऐसे ही होता है, आप शेयर इधर रख सकते हैं। तो इधर संभावना क्या है, इधर रिटर्न कितना मिल सकता है, देखिए रिटर्न मिलने के लिए आपको पहले जानकारी लेना पड़ेगा, और आपको क्या हो ना, थोड़ी बहुत इकोनॉमिक्स की जानकारी होना चाहिए। इकोनॉमिक्स मैं नहीं बोल रहा हूँ पूरा एकदम बुक जान लो, एकदम टोटली जान लो, थोड़ी बहुत बिजनेस का जानना पड़ेगा। बिजनेस मान लो तुम्हारा आजू बाजू में सुन लो उनका धंधा कैसे चल रहा है, ठीक है, वो जब बोलेगा जो धंधा ठीक ठाक चल रहा है, रिटर्न मिल रहा है, ठीक, उनका बिजनेस इधर उधर थोड़ी जाके पूछताछ कर सकते हो, या आप शॉपिंग मॉल या दूसरा कुछ जगह जा सकते हो घूमने के लिए, घूम कर भी जा कर के भी देख सकते हो उधर कैसा, मतलब बायर का डिमांड कितना है, खरीद रहा है कितना, ऐसे क्या होगा ना, आपको साइकोलॉजिकली आपको व्यू पॉइंट मिलेगा। तो और इंडिया का क्या है ना, इंडिया का ग्रोथ अभी हाई है, लास्ट 10 ईयर्स मतलब कमिंग ईयर्स अगले 10 साल में ना इंडिया का ग्रोथ बहुत सारा होने वाला है,
क्योंकि देखिए इंडिया में क्या हो ना, यंग जनरेशन ज़्यादा है। जैसे अमेरिका में पहले हो चुका है, अमेरिका का पहले हो चुका है, मतलब उनका जो मार्केट ऊपर जाना था बहुत सारा ऊपर चले गए। ये अभी जो होना है इंडिया में होना है, क्योंकि इंडिया में सबसे ज़्यादा यंग जनरेशन है। तो यंग जनरेशन ज़्यादा होगा, टैलेंट होगा उनके अंदर, फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी बढ़ रहा है धीरे धीरे। तो अभी क्या होगा ना, हम लोगों का जो इकोनॉमिक ग्रोथ होगा और एक्सपोर्ट रेट भी बढ़ना चाहिए। एक्सपोर्ट रेट क्या होता है, मान लीजिए हमारे देश में कितना % एक्सपोर्ट करते हैं फॉरेन कंट्री में, क्या होगा, हमारा जो करेंसी है वो भी स्ट्रांग होगा। करेंसी जिस देश का स्ट्रांग है उनका इकोनॉमिक भी अच्छा होता है, ऐसे ही होता है। तो आज के लिए इतना ही, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो के लिए आप मुझे बोलिए कौन सा चीज़ आपको अच्छा लगा और कमेंट करके बोलिए, और आप कौन सा चीज़ आप जानना चाहते हैं, तो मैं उस चीज़ के बारे में एनालिसिस करके वीडियो बनाने के लिए कोशिश करूँगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।